नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रहने वाले हैं। कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग का निरीक्षण भी करेंगे और इसी के साथ संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर आरएसएस प्रमुख। इस बीच चलिए आपको करंट अपडेट बता देते हैं। पहलगाम हमले के बाद 33 देशों में सभी सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात पीएम मोदी करेंगे, जो वापस भारत लौट आए हैं। और इसी के साथ मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो चुके। इस बीच भाजपा शासित राज्यों में जिला स्तर पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी करने वाली है। तमाम करंट अपडेट्स आपको बता रहे हैं। और इसी के साथ इमिग्रेशन प्रोटेस्ट के बीच लॉस एंजलिस में जल्द 700 मरीन तैनात किए जाएंगे, ऐलान किया गया है। इसी के साथ पटना से आपको बता दें करंट अपडेट, 2 बाइक सवार युवकों को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी है, जिसके चलते उनकी मौत हो गई है। तमिलनाडु से आपको बता दें, तिरुवरुर शहर के कई इलाकों में भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है और वहां पर बाढ़ जैसे हालात फिलहाल बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रहने वाले हैं। कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग का निरीक्षण करेंगे और इसी के साथ संबोधित भी करेंगे। पटना में 2 दिन तक डेरा डालेंगे संघ प्रमुख। इसी के साथ केशव सरस्वती विद्या मंदिर में जो वर्ग चल रहा है वो 24 मई से 13 जून तक ये चलने वाला है। प्रशिक्षण वर्ग यानी कुल मिलाकर 24 जून से लेकर ये चलने वाला है। और बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर आरएसएस प्रमुख रहने वाले हैं। कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होंगे। पटना में 2 दिन तक संघ प्रमुख का डेरा जो है वो रहने वाला है। 24 मई से 13 जून तक जो है प्रशिक्षण वर्ग रहेगा। उसमें शामिल होने के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचने वाले हैं और बिहार का ये 2 दिवसीय उनका दौरा रहने वाला है। पटना में 2 दिन तक वो डेरा डाले रहेंगे और इस दौरान कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात वो कर सकते हैं, संबोधित करते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें वो अपने संबोधन में करते हुए नजर आते हैं। बिहार में जिस तरीके से सियासी समय भी शुरू हो चुका है, चुनाव को लेकर भी तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं, तो इस मद्देनजर क्या कुछ दम फूकने का काम करते हैं, देखना महत्वपूर्ण होगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। ऑपरेशन सिंदूर मिशन से जुड़े सांसदों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे। अहम जानकारी सामने आ रही है। पीएम आवास पर सांसदों से मुलाकात होगी। पीएम मोदी से सभी दल प्रतिनिधि मिलेंगे। 33 देशों में जो सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजे गए थे, यानी डेलीगेशन जो भेजा गया था, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करने वाले और उनसे संभावित वो जानकारी लेंगे। किस तरीके से डेलीगेशन का यह दौरा रहा है, किस तरीके से भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, तो इस शौर्य गाथा कैसे सुनाई गई है और क्या कुछ फीडबैक इस पर तमाम देशों का रहा है। इन तमाम पहलुओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वार्ता करते हुए डेलीगेशन से नजर आएंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर भाजपा शासित राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। जिला स्तर पर बीजेपी की बैठकें हो रही हैं। हर जिले में मोदी सरकार की चर्चा हो रही है। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बतौर प्रधानमंत्री 11 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो इन 11 वर्षों में क्या कुछ काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए हैं, इनका प्रचार करते हुए भाजपा कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। हर जिले में मोदी सरकार की चर्चा हो रही है। भाजपा शासित राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया जा रहा है कि 11 सालों में आखिर कौन से टारगेट्स पूरे किए गए हैं, 11 सालों में क्या बड़े काम किए गए हैं विकास के मद्देनजर। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से दिल्ली पहुंचे कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को भी दिल्ली बुलाया गया है। दोनों नेता राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। 4 जून को बेंगलुरु में हुई भगदड़ मामले में ये मीटिंग हो रही है। भगदड़ में 11 आरसीबी फैंस की जान चली गई थी, जिसके बाद पूरा देश इस घटना को लेकर स्तब्ध था। सवाल कई उठे, लेकिन अब दिल्ली पहुंचे हैं कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी दिल्ली पहुंच चुके हैं और सीएम और डिप्टी सीएम की मुलाकात जो है वो राहुल गांधी से होने वाली है, क्योंकि लगातार सरकार पर भी इस भगदड़ को लेकर सवाल उठ रहे थे कि आखिर भीड़ को लेकर प्रबंधन वहां पर क्यों नहीं किया गया था। और इस बीच राहुल गांधी से मिलने के लिए सीएम और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार दिल्ली पहुंचे हैं। उन्हें बुलाया गया है और राहुल गांधी से वो मुलाकात करेंगे। 4 जून को बेंगलुरु में जो भगदड़ हुई थी आरसीबी फैंस के बीच चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर, इस मद्देनजर जो है बातचीत की जाएगी और क्या कुछ इसका कंक्लूजन निकलता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नौगाम रेलवे स्टेशन से कटरा तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में सवार हुए। इस दौरान उन्होंने ट्रेन के सफर का अनुभव लिया और रेलवे द्वारा दी जा रही सुविधाओं का जायजा भी लिया। यात्रियों से संवाद करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें जम्मू कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने केंद्र सरकार और रेलवे मंत्रालय से आग्रह किया है कि क्षेत्रीय यात्रियों की सुविधा के लिए एसी हाई स्पीड ट्रेनों की संख्या जो है बढ़ाई जाएगी। ट्रेन में सवार आम यात्रियों ने भी वंदे भारत की रफ्तार और सुविधाओं की सराहना की है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सुकमा में हुई आईईडी विस्फोट में शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी है। राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सुरक्षा बलों द्वारा बड़ा अभियान चलाया जा रहा है और हमें इसमें लगातार सफलता भी मिल रही है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहीदों के परिजनों की घर की मांग पूरी कर दी गई है। इसके अलावा शहीदों की स्मृति में 26 मूर्तियां तैयार की जा चुकी हैं और अन्य की भी योजना बनाई जा रही है। विजय शर्मा ने कहा कि सरकार शहीदों की कुर्बानी को कभी भी नहीं भूलेगी और उनके परिवारों के साथ सरकार खड़ी हुई है। हर जरूरत को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाएगा, कहा गया है। मुलाकात के दौरान शहीद परिवारों ने अपनी भावनाएं साझा की, जिन पर उप मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता से प्रतिक्रिया दी। राज्य सरकार की इस पहल को सामाजिक और सुरक्षा क्षेत्रों में एक सकारात्मक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। मैं नागपुर में था, रास्ते में आते हुए मैंने सोशल मीडिया पर देखा एक बैनर लेकर के कि नक्सलियों की सुनी गई, हमारी नहीं सुनी गई, आदि आदि करके धरना कर रहे हैं। मुझे बड़ा दुख और आश्चर्य हुआ, क्योंकि ऐसे ही शहीद परिवारों के दुखों के कारण और ऐसे ही बस्तर के आम जनता के दुखों के कारण ही बड़ा ही अभियान सशस्त्र बलों के द्वारा किया जा रहा है और उस बड़े अभियान के माध्यम से बड़ी सफलताएं भी मिल रही हैं। पूरी ताकत, पूरी कोशिश करके भी प्रशासन ये इस बात को सुनिश्चित करती है कि कोई अनुकंपा नियुक्ति शेष न रह जाए, कोई पेंशन शेष न रह जाए, कोई अन्य विषय शेष न रह जाए। जो एकमुश्त राशि दी जानी होती है कंपनसेशन की, वो शेष न रह जाए। परंतु फिर भी कुछ बातें थी, तो मैंने स्वयं फोन किया। मानिकपुरी जी से मेरी बात हुई, सिन्हा जी से मेरी बात हुई, इनके नंबर मेरे पास थे, मेरे नंबर इनके पास थे। पिछले साल जब इन लोगों ने आकर के मंत्रालय में एक बैठक हुई थी, उस बैठक के बाद चर्चा हुई थी। मैंने कहा था कि हम बीच बीच में और मिलेंगे। उस बीच में और भी मेरी मुलाकात इनकी बस्तर जगदलपुर में हुई और उस पर भी चर्चा हुई। इसमें विभिन्न विषयों को लेकर के इनका जो कहना था, पिछली बार 6 बातें इन्होंने कही थी, जिसमें से 2 बातें पूर्ण हुई हैं। एक है शहीद परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास, वह अब उपलब्ध है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। दूसरा है शहीद परिवारों के लिए उनके स्मारिका बनाना, तो वीर बलिदानी स्मारक बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। 556 हमको बस्तर क्षेत्र में बनाने हैं, जिसमें से 26 अब बनकर तैयार हैं, वो लोकार्पित भी किए जा चुके हैं और शेष भी पूरे बनेंगे, पूरे के पूरे बनेंगे, उसमें कोई संशय नहीं। उसके लिए हमारे पास राशि उपलब्ध है, उसके लिए जोनल टेंडर हो गया है, उसके लिए मूर्तिकारों के साथ भी टेंडर हो चुका है। कुछ मांगे इन्होंने कही थी कि शिक्षण संस्थानों में शहीद परिवार के बच्चों के लिए आरक्षण होना चाहिए, विभिन्न सरकारी नौकरियों में शहीद परिवारों के बच्चों के लिए आरक्षण होना चाहिए। तो ये दोनों तरह का प्रस्ताव हम लोगों ने बना करके और आगे भेजा हुआ है। इसमें चिंतन बड़ा होता है, सभी विभागों के बीच में बातचीत चर्चा करके और इसका निर्णय किया जाना होता है, वह भी भेजा हुआ है। एक और मांग उनकी थी पिछली बार कि शहीद परिवारों के लिए आयोग का गठन होना चाहिए। तो आयोग के गठन हो या किस तरह से सुनवाई की स्थिति बने, शहीद परिवारों के उन्नति के लिए, शहीद परिवारों की चिंता के लिए कैसे बने स्थिति, उस पर निर्णय हुआ भी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा परिसर में आयोजित योग उत्सव में भाग लिया। ये कार्यक्रम आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था, जिसमें आपको बता दें कि विधानसभा के अधिकारियों, कर्मचारियों और विधायकों ने भी हिस्सा लिया। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री सैनी ने योगाभ्यास कर सभी को नियमित योग करने के लिए प्रेरित भी किया। इस मौके पर योग प्रशिक्षकों ने विभिन्न योग आसनों का प्रदर्शन किया और उपस्थित लोगों को उनके सही अभ्यास की विधि सिखाई।
हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के 5वें और अंतिम मंगलवार को आस्था का बड़ा सैलाब देखने को मिला। इस पावन अवसर पर अयोध्या के प्रसिद्ध श्री हनुमान गढ़ी मंदिर और प्रयागराज के हनुमान मंदिर में हजारों श्रद्धालु पूजा अर्चना करने पहुंचे। सुबह से ही मंदिरों में लंबी कतारें देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने विशेष हनुमान चालीसा पाठ, दीपदान और प्रसाद चढ़ाकर भगवान हनुमान से सुख, शांति और मंगल की कामना की। अयोध्या में स्थानीय प्रशासन द्वारा सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे। वहीं प्रयागराज में संगम तट के पास स्थित हनुमान मंदिर में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया। मंदिरों में घंटा, घड़ियाल की ध्वनि और जय बजरंग बली के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो उठा। तो दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर से है, तो वहीं दूसरी तस्वीर प्रयागराज के हनुमान मंदिर से। और दोनों ही मंदिरों में सुबह तड़के से ही आस्था का भारी सैलाब उमड़ता हुआ नजर आया। भारी संख्या में लोग जो है यहाँ पर पहुंचे, श्रद्धालु पूजा अर्चना करने पहुंचे, जहां पर विशेष हनुमान चालीसा पाठ और इसी के साथ दीपदान यहाँ पर श्रद्धालुओं की ओर से किया गया। और एक आस्था का अलग ही सैलाब यहाँ पर देखने को मिला, जहां पर जय बजरंग बली के उद्घोष के साथ पूरा वातावरण जो है गूंज उठा। और दोनों ही तस्वीरें इस बात की तस्दीक करते हुए कि किस तरीके से सुबह तड़के से ही श्रद्धालुओं का आगमन जो है मंदिरों में शुरू हो गया था। सुबह तड़के से ही पूजा अर्चना करने के लिए तमाम श्रद्धालु मंदिरों का रुख कर रहे थे। इस बीच आपको लखनऊ लिए चलेंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। मंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के संगठन महामंत्री श्री धर्मपाल जी, इस अभियान के संयोजक श्री मानवेंद्र सिंह जी, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी और आज की इस विशेष पीसी में उपस्थित सभी मीडिया से जुड़े हुए प्रतिनिधिगण, मित्रों, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 11 वर्ष के कार्यकाल एक विकसित भारत एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के स्वर्णिम काल के रूप में जाने जाएंगे। इन 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक स्तर पर भारत के विश्वास को सुदृढ़ करते हुए भारत को न केवल वैश्विक पहचान दी है, बल्कि स्वयं को तपाकर, खपाकर 140 करोड़ भारतवासियों को भी एक विश्वास का प्रतीक बनाया है। आजादी के 65 वर्षों में कांग्रेस नेतृत्व की और अन्य अस्थिर सरकारों के कारण आम जन का जो विश्वास टूटा था, जो विश्वास खंडित हुआ था, वैश्विक मंच पर भारत की छवि जो तार-तार हुई थी, पिछले 11 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार से मुक्त,
परिवारवाद से मुक्त, तुष्टीकरण की राजनीति से मुक्त, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने वाली एक ऐसा नेतृत्व हमें मिला है, इस देश को मिला है, जिन्होंने पूरे भारत को विश्वास का प्रतीक बना करके भारत को विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की एक सुदृढ़ नींव का निर्माण करते हुए अगले 25 वर्ष की एक व्यापक कार्य योजना पूरे भारतवासियों के सामने भी प्रस्तुत कर दी है। इन 11 वर्षों में भारत ने न केवल सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से, बल्कि सुरक्षा के मोर्चे पर, सुशासन के मोर्चे पर और आर्थिक मोर्चे पर भी एक नई पहचान बनाई है। शासन की नीति स्पष्टता, कार्यप्रणाली की पारदर्शिता और जनता के प्रति जवाबदेही, अब यह शासन की एक नई पहचान बनी है। विकास केवल नारे नहीं, बल्कि यह विरासत और विकास का एक बेहतर समन्वय करते हुए आम जनमानस को साथ लेकर के चलने की आज की एक नई प्रवृत्ति ने भारत को दुनिया के अंदर एक नई पहचान दिलाई है। अब चेहरा देख करके नहीं, बल्कि पात्रता के अनुरूप हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ मिलता है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यह शासन की नीति का हिस्सा बना है। और शासन अब तुष्टीकरण के आधार पर नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की संतुष्टीकरण के आधार पर अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ाएगा। पिछले 11 वर्षों के अंदर नए भारत ने यह दृश्य देखा है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस, डिजिटल इंडिया के माध्यम से मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का एक मॉडल भी भारतवासियों को देखने को मिला है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस भी भारत ने 140 करोड़ भारतवासियों ने देखा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के 11 वर्ष का कालखंड ऐसे समय में पूरा हो रहा है जब पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति की पाकिस्तान में टेस्टेड और दुनिया के द्वारा ट्रस्टेड उस ताकत को देखा है जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हम सबको देखने को मिला है। मित्रों, अब वह प्रवृत्ति नहीं जो 2014 के पहले होता था आतंकवाद के मुद्दे पर।
कि भारत तो केवल शांति का पक्षधर है। हर हाल में हमें शांति की रट लगाने की जो आदत 2014 के पहले पड़ गई थी, मोदी जी ने न्यू नॉर्मल के माध्यम से उस अवधारणा को पलट करके सज्जनों के साथ, मित्रों के साथ हम लोग शांति से, सौहार्द के साथ विकास की बात करेंगे। लेकिन कोई हम पर युद्ध थोपेगा, हमारी सुरक्षा में सेंध लगाएगा, भारत के अंदर आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करेगा, तो उसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ही होंगे। या भारत ने अपनी ताकत के माध्यम से, मेड इन इंडिया की ताकत के माध्यम से करके दिखाया है और दुनिया ने इस ताकत का एहसास अभी हाल ही में हुए इन कार्यक्रमों के माध्यम से देखा है। तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता के मुद्दे पर भी उन्नीस सौ 52 से लगातार भारत पर थोपे गए धारा 370 को पूरी तरह समाप्त करके जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को भारत के कानून के अनुरूप, भारत के संवैधानिक दायरे में लाकर भारत की अखंडता को कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस नए मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया है। मित्रों, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देश की जनमानस को प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत का जो मंत्र दिया, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 प्रण और 11 संकल्प प्रत्येक भारतवासी को याद कराए थे। ये 5 प्रण, और आपने देखा होगा ये 11 वर्ष के कालखंड इन 5 प्रण के दायरे में उन 11 संकल्पों को जीवन का हिस्सा मानते हुए ही आगे बढ़े हैं। ये 5 प्रण, विकसित भारत का संकल्प, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, राष्ट्रीय एकता और एकजुटता और नागरिक कर्तव्य का पालन। 11 वर्ष के कालखंड को अगर आप देखेंगे तो सरकार ने विकसित भारत की जो आधारशिला रखी है वह इन्हीं 5 प्रण को ध्यान में रख करके ही रखी है, और इसी पर आधारित विकसित भारत का ये मॉडल जो आज भारत को अपनी विरासत के साथ भी जोड़ता है, दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में भी स्थापित करता है और एक सामरिक शक्ति के रूप में भी भारत की ताकत का एहसास दुनिया को कराता है। उसने भारत के लिए जो 11 संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रत्येक भारतवासी के लिए सुनिश्चित किए, उनमें कर्तव्य का पालन, एक समावेशी विकास, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रख करके किए गए कि पिछले 11 वर्षों में गरीब कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी कार्यक्रम, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का जो मॉडल है, ये सभी उसके हिस्से हैं। भ्रष्टाचार मुक्त शासन, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते, डीबीटी के माध्यम से जो कार्य पिछले 11 वर्ष के अंदर देखने को मिले हैं, स्वतंत्र भारत में 65 वर्षों में इस प्रकार का मॉडल कभी भी देखने को नहीं मिला। कानून का सम्मान, हर व्यक्ति कानून से बड़ा कोई नहीं। तो लखनऊ से आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को। फिलहाल इसके लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हमारा चैनल। देखिए कार्यक्रम